हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम रोजगार विद अंकित की जो बुक आई है जीएस सूत्र माइंड मैप, उस बुक को इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इस बुक को कवर करेंगे। तो हमारे इस बुक का जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास। तो अपनी हिस्ट्री से ये बुक यहाँ से ही शुरू हुई है, तो शुरुआत भी यहीं से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक का जो पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, कई स्रोत प्राप्त होते हैं। उनमें से जो सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है वो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमें जो जानकारी है वो अभिलेखों से, खुदाई से जो प्राप्त अवशेष होते हैं उनसे, स्मारक और भवनों से, चित्रकला और मूर्तियों और सिक्कों से हमें इस पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्कों में भी देखिए, हमें प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के, आहत सिक्के और या पंचमारक सिक्के, इन्हीं से हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। और अब सबसे पहले जो हमने अभिलेख पढ़ा था, अभिलेखों में भी हमें सबसे पहले जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख ही प्राप्त होते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो खोज है वो जी टेफेंतर ने वर्ष 1750 ईस्वी में की थी। किसने की थी? जी टेफेंतर वर्ष 1750 में खोज हुई थी। और इसकी जो समय अवधि है इस अभिलेख की वो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और इसकी जो भाषा है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा थी। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्य, यूनानी, अरेमाइक और खरोष्टी लिपि है वो शाहबाजगढ़ी एवं मनसहरा अभिलेखों की लिपि रही है। और जो हमारी ब्राह्य लिपि है और मौर्य सम्राट अशोक के जो अधिकतर अभिलेखों की लिपि भी वो है ब्राह्य लिपि। और एक PYQ क्वेश्चन भी रहा है कि जेम्स प्रिंस ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख है वो किस भाषा में पढ़े थे? तो वो पढ़े थे हमारे ब्राह्य लिपि में। और ये कब पढ़े गए थे? तो वर्ष 1837 में। और इसके साथ ही जो हमारे अभिलेख है ये सिर्फ मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख ही नहीं, इसके अलावा हमें एशिया माइनर का बोग्जगोई अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो तुर्की से प्राप्त हुआ है, जिसकी समय अवधि लगभग 1400 ईसा पूर्व है। और इस बोग्जगोई अभिलेख में हमें 4 देवताओं का नाम मिलता है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य, जो वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है। और ये एक PYQ क्वेश्चन भी रहा है कि किन 4 देवताओं का जिक्र एशिया माइनर के बोग्जगोई अभिलेखों में मिलता है? तो इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य वैदिक देवताओं का जिक्र हमें एशियाई बोग्जगोई अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो देखिए, हमें अभिलेख तो पढ़ लिए। अब इसके अलावा एक हमारा मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए और एक हमारे एशिया माइनर का बोग्जगोई अभिलेख हो गया। इसके अलावा हमारे पास कौन से अभिलेख हैं? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख जो उदयगुरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है और वो ओडिशा से प्राप्त हुआ है। दूसरा है हाथी गुफा अभिलेख में जो हमें प्राप्त हुई है लिपि वो ब्राह्य लिपि है और इसकी जो भाषा रही है वो प्राकृत भाषा रही है। और यहाँ भी हमने देखा था कि सम्राट अशोक के अभिलेख की जो अधिकतम अभिलेख है वो ब्राह्य लिपि के थे। और जो इसकी भाषा रही है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों की वो प्राकृत भाषा रही है। चलिए, इसके बाद जो हमें अन्य अभिलेखों में हमें जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो इनकी जो विशुद्ध भाषा रही थी वो संस्कृत में थी। और इसमें ये भी जिक्र किया गया है कि विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और ये प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था उसने लिखी थी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का संपूर्ण विवरण मिलता है। भित्री अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। महरौली अभिलेख जो दिल्ली से प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश से संबंधित थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख दिल्ली से।
बिलसड अभिलेख जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। प्राचीन इतिहास में हमने पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्र साहित्य, जिन्हें लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। अब धार्मिक साहित्य को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में भी हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में हमें प्राप्त होता है वेद, और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों के हमें 4 उपवेद भी प्राप्त होते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 4, क्योंकि वेद कितने हमारे? 4, तो इनकी संख्या भी उपवेद भी कितने हुए? 4। कौन कौन से? जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। उसके अलावा हमें कौन सा ब्राह्मण साहित्य प्राप्त हुआ है? तो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, और उसके अलावा हमें उपनिषद भी प्राप्त हुए हैं, हमें वेदांग भी प्राप्त हुए हैं। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। यहाँ से लमसम क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। उसके अलावा हमें वेदांग के अलावा हमें षड्दर्शन प्राप्त हुए हैं, महाकाव्य है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे साहित्य में जो हमारा साहित्यिक स्रोत है उनमें महाकाव्यों की संख्या कितनी है। और दूसरा हमें कहाँ से स्रोत प्राप्त हुआ है? स्मृति ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा हमें पुराणों से भी ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे इनकी पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। इसके अलावा हमने जो साहित्यिक स्रोत हमने पढ़ चुके हैं, हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ चुके हैं, जो धार्मिक साहित्य का ही एक प्रकार है। इसके अलावा धार्मिक साहित्य को ब्रह्मोत्तर साहित्य में भी विभाजित किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो साहित्यिक स्रोतों का दूसरा पार्ट था वो धर्मेत्र साहित्य, जिन्हें हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।